Let's start with today's themes analysis from the Hindu newspaper. सबसे पहला टॉपिक है ahead of census, states asked to lock changes in boundaries before December 31. तो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका जो जिस्ट है कि सेंसस 2027 की प्रिपरेशन हो रही है जो कि कैरी ऑन होने वाला है वाया ऑनलाइन मीन्स. वी ऑल नो अबाउट इट. ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है इसके बारे में. सो सेंसस 2027 टाइमलाइन में ये बोला गया है कि फर्स्ट फेज़ जो रहेगा उसमें हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल पे ज़्यादा फोकस रहेगा एंड दैट हैज़ टू बिगिन फ्रॉम April 1, 2026. सो प्रिपरेशंस आर अंडरवे फॉर दिस शेड्यूल. बाउंड्री फ्रीजिंग के बारे में इसमें बात की गई है. ये बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो हैं ऑफ द स्टेट्स टू बी फ्रोजन बाय December 31, 2025. ठीक है. चेंजेस एग्जाम्पल इन पुलिस स्टेशन तहसील्स मस्ट बी फाइनलाइज बिफोर दिस डेट. ऑन सी डेट December 31, 2025. क्यों? क्योंकि April 1, 2026 से काउंटिंग शुरू हो जाएगी. ठीक है. सेंसस कैन ओनली बी काउंटेड 3 months आफ्टर द बाउंड्रीज आर फ्रोजन. ये रूल है. इनुमरेशन ब्लॉक्स EBs के बारे में बताया गया है दैट अराउंड 24 lakh EBs आर फाइनलाइज फॉर 2021 सेंसस विच आर लाइकली टू बी रीयूज्ड फॉर 2027. यानी कि 24 लाख के आसपास जो EBs हैं इनुमरेशन ब्लॉक्स हैं जिन्हें फाइनलाइज किया गया था 2021 के लिए, उनका उपयोग 2027 में भी किया जाएगा. Each EB covers around 150 to 180 houses और population of around 650 to 800 people. अब ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो 34 lakh enumerators and supervisors which would be mostly government officials to be deployed. Around 1.3 lakh census functionaries would be involved. 2027 census to be conducted digitally for the first time. तो जैसा कि मैंने बताया पूरा डिजिटल इनरोलमेंट होगा. सो HLO विल बी कंडक्टेड फ्रॉम April to September. HLO क्या बताया था मैंने? हाउस लिस्टिंग बताया था. ठीक है. हाउस लिस्टिंग एंड हाउस स्केड्यूलिंग, दैट इज़ HLO. सो उसे April to September में कंडक्ट किया जाएगा. Enumerator assigns unique number to each house, building और public space. ठीक है. तो जो enumerator रहेगा उसका काम रहेगा कि वो असाइन करे, एक यूनिक नंबर दे जो भी हाउसेस रहेंगे, बिल्डिंग्स रहेंगे उनको. सो लीगल बेसिस पर डेट्स एंड क्वेश्चंस टू विल बी आस्क्ड बाय द नोटिफिकेशंस वाया गेजेट. अब इसमें UPSC के एस्पेक्ट में आप क्या कंसेप्चुअली नोट्स बना सकते हो कि जो डेमोग्राफिक्स है, इंडियन डेमोग्राफिक्स, उसमें सेंसस की क्या इम्पोर्टेंस है, रेगुलर सेंसिंग की क्या इम्पोर्टेंस है. इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो GS पेपर 1 के लिए. फिर GS पेपर 2 में कि अगर सेंसस इनरोलमेंट होता है तो इकनॉमी किस तरीके से डेवलप हो सकती है, हम वर्कफोर्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ये सब आपको ध्यान देना है. सो दिस रिलेट्स टू गवर्नेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस, हेल्प्स अंडरस्टैंड डेटा ड्रिवन पॉलिसी प्लानिंग इन इंडिया एंड फैक्ट्स दैट कुड बी यूजफुल फॉर प्रीलिम्स. लाइक डेट्स एंड फिगर्स जो कि यहाँ पर मैंशनड है. ठीक है. वैसे तो प्रीलिम्स में ऐसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि मेंस में कहीं ना कहीं हेल्प हो सकता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ महाराष्ट्र स्क्रैप्स न्यू 3 language पॉलिसी. पैनल फॉर्म टू डिसाइड फ्यूचर ऑफ द पॉलिसी फॉर प्राइमरी क्लासेस विल सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 3 months. Opposition experts say that decision a victory for Marathi people, express doubts
अबाउट द पैनल्स रोल। सो इसमें की फैक्ट्स क्या बताए गए हैं दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्क्रैप द न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी फॉर क्लासेस 1 to 5 in state government schools. The decision comes after 2 months of opposition from academics, activists, political parties like NCP and public protest. अब प्रीवियस पॉलिसी क्या बोली थी कि पॉलिसी रिक्वायर्ड द पॉलिसी जो प्रीवियस पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंट की थी उसमें ये था कि 3 लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो मराठी रहेगी, इंग्लिश रहेगी और हिंदी या अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। दिस वॉज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन सेकेंडरी बट एजुकेशन बट नॉट इन प्राइमरी एजुकेशन। सो नियरली 80 lakh of the primary students were affected. दे वर अफेक्टेड। अब करंट एक्शन क्या है उसमें गवर्नमेंट हैज़ केप्ट पॉलिसी ऑन होल्ड, ठीक है। करंट एक्शन में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी होल्ड पे रख दी है और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जिसमें इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर नरेंद्र यादव रहेंगे, वो उनके मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। एंड दे विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स। अब इसका यूपीएससी के इसमें क्या रेलेवेंस है कि लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन सिस्टम जो अभी इंट्रोड्यूस की जा रही है उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए, ठीक है। व्हाट कुड बी द एस्पेक्ट, इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। फिर फेडरलिज्म वर्सेस रीजनल आइडेंटिटी पे बात आ जाती है, जो टेंशन्स क्रिएट होते हैं लैंग्वेज बेसिस पे। हम देखते हैं कि आए दिन जो हिंदी स्पीकिंग पीपल होते हैं, अगर इफ़ दे मूव टू साउथ और अदर एरियाज़, उनके साथ वायलेंस की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। एंड द पीपल दे इवन डिमांड कि वहाँ पर अगर नॉर्थ से कोई आ रहा है तो वहाँ पर दे डिमांड कि वो उनकी लैंग्वेज में बोले। अगर टूरिस्ट भी रहते हैं तो उनको भी एक्सपेक्ट करते हैं। आई फील, मतलब मेरा ये कहना है कि अगर वहाँ पर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए जा रहे हो या जॉब क्राइटेरिया के लिए जा रहे हो, जैसे आपको 2-3 साल वहाँ पर जॉब करनी है या एजुकेशन पर्पज़ के लिए जा रहे हो, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बात हो गई महाराष्ट्र की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो लैंग्वेज पॉलिसी है, उसके बारे में। अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें बारकोड प्रोवाइडेड है। जिनको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, वो इस बारकोड को स्कैन करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं उनके लिए ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है यहाँ पर, वो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी कि किस तरीके से मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। Language of unity. Uniformity should not be confused with national unity in language policy. So the National Education Policy 2020 mandates that all students across the country must learn 3 languages in school. Theoretically, NEP 2020 is more flexible than the previous versions of the 3 languages policy in India, which have always faced resistance not just in South India but also different states. So Hindi is only one of the many Indian languages, and the states are free to choose any 2 Indian languages and 1 foreign language in the mix of 3 according to the NEP 2020। यानी 2020 की पॉलिसी के हिसाब से कि एक हिंदी है, फिर बाकी दूसरा जो है कोई और स्टेट की लैंग्वेज है। मतलब कोई भी स्टेट, अगर आप स्टेट में साउथ इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर्नाटक से बिलोंग करते हो तो आप कन्नड़ ले सकते हो। उसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया है कि कोई भी आप फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हो, इंग्लिश हो गया, स्पेनिश हो गया, ठीक है, और फ्रेंच हो गया। इस तरीके की लैंग्वेजेस आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये इसमें बताया गया है। हाउएवर द फियर दैट हिंदी विल बिकम द डिफ़ॉल्ट ओपिनियन एज द सेकेंड इंडियन लैंग्वेजेस
apart from the native language is aggravated by the Maharashtra's government attempts to prioritize Hindi over other regional languages and its continuing facilitation on the issue. So the state has now withdrawn its decision that Hindi will generally be taught until class 5 as a second Indian language after it kicked a political storm in the state and put the ruling Bharatiya Janata Party on the back foot. So a committee headed by Dr. Narendra Jadhav will now deliberate with all stakeholders on the relevance of the three languages. Chief Minister Devendra Fadnavis has said that the government would accept its recommendation. This change of heart comes after the estranged cousins Uddhav Thackeray and Raj Thackeray legatees honor of a strident version of Marathi pride that often turned into violent xenophobia came together to oppose what they see as imposition of Hindi. Evidently, language issue is uniting the political rivals against the BJP. So language associated with power gain, more influence, but attempts to force language on people on the back of political power can be divisive. The paradox is that BJP sees the three language policy as a question of national pride and यूनिटी. अब यहाँ पर जो बेसिक फोकस की बात है कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा और ये जो लैंग्वेज इशू चल रहा है, ठीक है, इस पर एक मेंस का आंसर प्रिपेयर कर लेना होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड वायलेंट इशूज़ इन सेवरल स्टेट्स. Discuss about it. What are the pros and cons of implementing the three language policy and specifically generalizing the Hindi concept, Hindi language implementation concept. तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और आपको इस पर नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए पहले से. वाई आई एम सेइंग कि आप नोट्स प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि अगर आपको 3 साल बाद भी अटैम्प्ट करना है, अगर आपके पास ये नोट्स होंगे तो यू विल बी हैप्पी एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाकर. So next topic is whites on greens. Wimbledon might be Djokovic's best chance for a 25th slam. So इसमें basically बताया गया है कि Wimbledon 2025 it begins amid traditions and change with electronic line calling replacing human line judges. So ये टेक्नोलॉजी में आपका आ जाता है. For the first time in 148-year history. Jannik Sinner and Carlos Alcaraz, forming a new rivalry akin to Federer-Nadal, are top contenders. Novak Djokovic eyes on 25th major despite recent injuries. So among women, Aryna Sabalenka leads while Coco Gauff and Iga Swiatek seek breakthroughs. Indian participants remains limited to doubles, reflecting broader issues of talent drain, poor administration and litigation in Indian tennis. The tournament highlights sports governance, technological shifts and sports. अब इंडियन एस्पेक्ट में देखा जाए तो जो challenges which is faced by the sports department and players in India, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, इस एस्पेक्ट में आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये मेंस में आंसर राइटिंग के एस्पेक्ट में आ सकता है. नहीं तो ऐसे में पूछ सकते हैं कि ड्यू टू विच fault lines or due to what kind of lackness do the Indian players
fail or they are not competent enough to win ओवर इंटरनेशनल गेम्स. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे नोट्स बना सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ ईयर लेटर कॉलोनियल एरा लॉज टू न्यू क्रिमिनल कोड्स. अब इसमें बात की जा रही है कि जो कॉलोनियल एरा के जो लॉज थे उसे रिप्लेस किया था आईपीसी 1860 ने, यानी इंडियन पेनल कोड 1860 ने. अब इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने. ठीक है, ये इसके बैकग्राउंड, मतलब ये बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ. देन वी विल कम टू द मेन कंटेंट. और उसके अलावा और क्या चेंजेस आए थे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (1973) को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS. और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, दैट इज़ BSA. ठीक है, अब इसमें की चेंजेस एंड प्रोविजंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि सबसे पहला जो फोकस है दैट इज़ ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग. दैट इज़ एग्जांपल, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग है उसमें जो एग्जांपल दिए गए हैं दैट इज़ CCTNS, दैट इज़ क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स CCTNS, and ICJS, that is interoperable criminal justice system. इनकी इंटीग्रेशन के बारे में बात की गई है. एंड मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ प्रोसेस लाइक सर्च, सीजर एंड स्टेटमेंट्स, ये BNSS में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में ये है. ठीक है, संहिता में ये है. BNSS makes it compulsory to record electronic evidence for certain crimes, faster investigation timelines, introduction of community policing, increased victim rights. Challenges और concerns इसमें क्या बताए गए हैं that there are some infrastructural gaps in digital forensics labs. States or UTs vary in readiness for new technology mandates. That is very obvious. सो टेक्नोलॉजी लैकनेस है कई स्टेट्स में और यूटीज़ में फॉर प्रिपेयर्डनेस अबाउट दिस. नीड ऑफ ट्रेनिंग पुलिस एंड जुडिशरी इन डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट इज़ वेरी मच नीडेड. एंड ट्रायल ऑफ न्यू ऑफेंसेस अंडर BNS इज स्टिल ऑन गोइंग. अब GS पेपर 2 में अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू UPSC रेलेवेंस, तो गवर्नेंस आपका आ जाता है, गवर्नेंस में कवरअप हो जाता है. क्रिमिनल जस्टिस वैसे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक एस्पेक्ट है. लाइक आपसे अगर पूछ लिया गया कि रिसेंट में जो IPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, CPS है, इन सब को रिप्लेस करके BNS और BNSS आया है, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA ये सब आया है इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करते हुए. तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, इस तरीके से डायरेक्टली पूछ सकते हैं या इनडायरेक्टली ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द पावर्स अंडर IT बिल 2025, ये भी देख लेते हैं. सो ये आपका डिजिटल सर्च पावर्स अंडर IT बिल 2025 इसे प्रपोज किया गया था. इसमें की प्रपोजल्स क्या क्या आए हैं. दैट फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज पावर्स फॉर टैक्स अथॉरिटीज़ टू एक्सेस द वर्चुअल डिजिटल स्पेस ड्यूरिंग सर्चेस एंड सीजर्स, justified as necessary for combating tax evasion using encrypted apps and digital assets. अब इसमें इश्यूज़ एंड कंसर्न्स क्या बताए गए हैं, वो ये बताए गए हैं कि दैट इट रेजेज सिग्निफिकेंट प्राइवेसी एंड सर्विलेंस कंसर्न्स. सो दिस में क्लैश विथ राइट टू प्राइवेसी. It was stated in the Puttaswamy judgment. Potential misuse against journalists, professionals holding confidential data, and global trend shifting towards higher safeguards. Example, US Supreme Court's ruling on mobile data searches.
तो ये इश्यूज़ एंड कंसर्न्स हैं. अब इसमें सजेस्टेड सेफगार्ड्स क्या हैं? दैट जुडिशियल प्री ऑथराइजेशन फॉर एसेसिंग डिजिटल डिवाइसेस इज़ नेसेसरी. उसे मैंडेट कर दिया गया है कि प्री ऑथराइजेशन नेसेसरी है जुडिशियल केस में. ठीक है. क्लियर गाइडलाइंस ऑन स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ सच सर्चेस, बैलेंसिंग रेवेन्यू इन्फोर्समेंट विद इंडिविजुअल प्राइवेसी. एंड यूपीएससी के रिलेवेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जीएस पेपर 2 में फंडामेंटल राइट्स, प्राइवेसी में, गवर्नेंस में ये इंटरफेयर करता है. साइबर सिक्योरिटी आ जाता है. जीएस पेपर 3 में डिजिटल इकोनॉमी, टैक्सेशन रिफॉर्म्स आ जाता है. और उसके अलावा आप इसको यूज़फुलनेस एंड एसेज एंड प्राइवेसी कंसर्न्स में भी ले सकते हो. दैट इज़ प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी. अच्छा, ऐसे में किस तरीके से पूछा जा सकता है? मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि रीसेंट रिफॉर्म्स इन आईपीसी with respect to BNS, BNSS, ठीक है, एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट इज़ BSA. इसके रिलेवेंस में ये पूछ सकते हैं कि अगर इन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है और इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की जा रही है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. ठीक है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है? डज इट इंटरफेयर विद द राइट टू प्राइवेसी? If yes, then do give your views. If not, then also give your views regarding it. तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना है ऐसे केस में भी. एक्सट्रीम में नहीं चले जाना है किसी में भी. ठीक है. अब वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें यूपीएससी के एस्पेक्ट में तो दिस शोज लीगल रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम reflects challenges of balancing technology with privacy rights and provides examples for governance, ethics and internal security topics. तो ये कहीं ना कहीं यूपीएससी के केस में रिलेवेंस है इसका. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्स स्टरलाइजेशन ऑफ एमरजेंसी. सो बेसिकली यूर दे आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात कर लें तो बात हो रही है जो एमरजेंसी लागू हुई थी 1975 to 77 के बीच में. ठीक है, उस बीच में जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ जो भी हैं इम्प्लीमेंट हुई थी उसके बारे में बात की गई है. ठीक है. इसको नसबंदी इन पॉपुलर मेमोरी भी कहा जाता है. ठीक है. देखिए, सो बिकेम अ कोर्सिव स्टेट प्रैक्टिस ड्रिवन बाय पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग संजय गांधी. फोर्स्ड स्टरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन was used historically for eugenics in US, Nazi Germany, Peru, China. For example, we can say कि US में around 63,000 were sterilized. ठीक है, अंडर द यूजेनिक्स लॉ. अब हम इंडियन स्केल के बारे में बात करें कि मैसिव इंक्रीज ड्यूरिंग इमरजेंसी, अराउंड 8.3 मिलियन स्टरलाइजेशंस इन 1976 to 1977 वर कंडक्टेड अलोन. नोटेबली हाई इन यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एंड MP. सो दो जो पुअर थे, मार्जिनलाइज थे, माइनॉरिटीज़ में थे, उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था रूरल पॉपुलेशन में. अब इसमें अब्यूज़र्स क्या क्या हुए थे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए थे? दैट देयर वाज कोअर्शन, ब्राइब्स, थ्रेट्स, फॉल्स प्रॉमिसेस एंड पुलिस एक्शन भी हुआ था इसमें. और उसके अलावा स्टरलाइजेशन रिलेटेड डेथ्स भी हुई थी. दैट वाज अराउंड 1778. ये पूरा दिया गया है. सिंबल ऑफ स्टेट रिप्रेशन कंट्रीब्यूटेड टू कांग्रेस इलेक्टोरल डिफीट इन 1977. इसकी वजह से कांग्रेस की जो है वो डिफीट हुई थी 1977 में. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस बिकेम अ डार्क सिंबल ऑफ इमरजेंसीज, एक्सेस, implications of human right, bodily autonomy and state power. So basically यहाँ पर फंडामेंटल राइट से इंटरफेयर किया जा रहा था. ठीक है. सो
This is remembered in popular culture and political discourse. Next is, why is ECI delisting political parties? So the Election Commission of India has initiated steps to delist 345 registered unrecognized political parties that have not contested elections in the last 6 years and whose offices could not physically be located. So, what are registered parties? The right to form association under Article 19(1) Clause 1 Subclause C of the Constitution to all citizens is a fundamental right. Okay. So political parties are associations or body of individuals that can be formed by the citizens. Now section 29A of the रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं प्लीज़ आप इस पर फोकस करिएगा. आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 के जितने भी क्लॉजेस है, सब क्लॉजेस है, उन पर आपको ध्यान देना है. उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इससे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में. लेज डाउन रिक्वायरमेंट्स फॉर registration of political party with ECI. So any political party that seeks registration should submit a copy of its memorandum or constitution within 30 days of its formation. Such a document should contain a provision that the party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India. It should also bear the allegiance to the principles of socialism, secularism and democracy and uphold the sovereignty, unity and integrity of India. The ECI reviews memorandum or constitution of the political party to verify that it contains provisions for internal democracy like periodic elections for its office bearers. The ECI thereafter registers them on ROOP app. The ROOPs enjoy the following benefits: tax exemption for donations received under section 13A of the Income Tax 1961, a common symbol for contesting elections to Lok Sabha or state assemblies. C. 20 star campaigners during election campaigns. So ROOPs are required to maintain the details of individual donors who donated above 20,000 rupees in a financial year and submit these details to ECI every year. So as per 29C of the Representation of People Act, that is RP Act, failure to furnish these details will result in losing income tax exemption. The ROOPs under the Income Tax Act 1961 are further required to accept donations in excess of rupees 2,000 only through check or bank transfers. इसमें बेसिक फोकल पॉइंट ये है कि आपको पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, उसके अलावा ECI आ गया. फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो रिकग्निशन है उसका क्राइटेरिया क्या है, ये M लक्ष्मीकांत में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि इलेक्शंस जब होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन का, रिकग्निशन का विथ ECI क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा इश्यूज़ क्या यहाँ पर बताए गए हैं. इश्यूज़ ये बोला गया है कि ECI नोटिफिकेशन में बताया गया दैट देयर आर अराउंड 2,800 ROOPs in India as of May 2025 and only around 750 of them contested 2024 general elections. It has resulted in moniker letterpad parties for rest of the ROOPs. The RP Act does not confer explicit powers on ECI to deregister any political party if it fails to contest elections, conduct inner party elections or lodge requisite returns. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो एक्सप्लिसिटली नहीं कॉन्फर करता है पावर टू ECI टू डी रजिस्टर द पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, अगर वो इलेक्शंस कंटेस्ट करने में फेल होती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी,
या it fails to conduct inner party elections or lodge requisite returns. So Supreme Court in Indian National Congress versus Institute of Social Welfare and ORS 2002 held that ECI does not have power to deregister any political party under the RP Act. It may deregister only under exceptional circumstances, such as registration being obtained by fraud or political party ceasing to have allegiance to Indian Constitution, or if it is declared unlawful by the government. So ECI from time to time publishes delisted and inactive groups. तो जो 2024 का नोटिफिकेशन है उसमें अराउंड 281 डीलिस्टेड पार्टीज़ हैं एंड 270 इनएक्टिव ग्रुप्स हैं, ठीक है, एंड दे वर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट. At their addresses. So what needs to be done? The present exercise has identified 345 groups that have not contested any elections since 2019 and could not be physically located anywhere. The ECI has directed Chief Electoral Officer of various states and union territories to issue show cause notices to these groups before deciding on delisting them. This is a welcome step that would prevent such letter pad parties from misusing the income tax exemptions or committing any financial fraud. ठीक है. So there are still likely to be more 1,000 active groups. They do not regularly contest elections. The Law Commission in its 255th report 2015 had recommended amendments for deregistered political parties if it fails to contest elections for 10 consecutive years. Another serious issue plaguing almost all political parties is lack of inner party democracy. It may not be an ideal for independent constitutional authority like ECI to be involved in middle party or party politics. However, as suggested by Law Commission in its 170th and 255th report, the RP Act can suitably be amended to contain specific provisions for ensuring internal democracy in political parties. इस तरीके के लेटर पैड जो पार्टीज़ हैं उनसे कैसे डील करना चाहिए ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में आप ECI के ऊपर फोकस कर सकते हो, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उसके कॉम्पोजिशंस, फंक्शंस, जो पावर एंड एक्सटेंट हैं वो सब क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स को एड्रेस करता है, ठीक है. उसके अलावा आर्टिकल 19, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये सब इम्पॉर्टेंट है. So next topic is privacy and security, US visa and social media scrutiny. How will the new US visa rules affect online privacy and security? बैकग्राउंड क्या है इसका कि 2019 से US वीज़ा प्रोसेस में डिमांड किया जाता है टू शेयर सोशल मीडिया हैंडल्स. ठीक है, और ये 5 साल से हो रहा है, ठीक है. पार्ट ऑफ इन्हांस्ड वेटिंग फॉर नेशनल सिक्योरिटी. वाई स्क्रूटनी एम है इनका कि आइडेंटिफाई थ्रेट्स प्रेवलेंट इलीगल इमिग्रेशन, टेरर लिंक्स और आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म. सोशल मीडिया इज़ यूज टू चेक पर्सनल व्यूज़, एसोसिएशंस एंड एक्टिविटीज़. Now platform which are checked are Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. Also blogs, personal websites, forums, photos like shares, etc. are checked. अब impact on students and professionals क्या बढ़ा that Indian students and professionals are especially affected. Digital footprint affects visa decisions, raises fear of rejection for personal views expressed online. ठीक है. प्राइवेसी कंसर्न्स इसमें क्या बताए गए हैं
कि mass surveillance and state intrusion into personal digital spaces, tensions between national security and individual privacy rights, potential chilling effect on free speech. Critics argue checks may be arbitrary or discriminatory. So global part में इसकी debate क्या rise हुई, that part of larger debate on data privacy, digital surveillance, freedom of expression, etc. has been risen. So यूपीएससी के एस्पेक्ट में इसका क्या रिलेवेंस है, दैट इंटरनेशनल ये जो वीज़ा का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस तरीके के जो प्राइवेसी इंट्रूजन्स हैं इन पे इंडियन गवर्नमेंट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है, या लोगों को क्या करना चाहिए, इस तरीके से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड कर सकते हो. साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप बात कर सकते हो इसमें, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर सकते हो, प्रिवेसी के बारे में आप बात कर सकते हो कि इस तरीके से अगर अकाउंट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसका नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है. इस टेंशन को आप, इस ये जो वर्ल्ड वाइड टेंशन क्रिएट हुई है इस पे आप डिस्कशन कर सकते हो. एंड अगर आप लाइक इफ़ यूर ऑफ द व्यू पॉइंट कि इस तरीके के इंट्रूजन्स नहीं होने चाहिए, तो आपको अपना व्यूज़ रिप्रेजेंट करना चाहिए कि किस तरीके से फिर जैसे वी ऑल नो कि इसमें मैंने बताया है कि जो आईडीज़ हैं, पर्सनल आईडीज़ हैं, उनका यूज़ होता है फॉर ट्रेसिंग डाउन द टेरर लिंक्स और इफ़ एनी अदर इलीगल एक्टिविटीज़ आर बिन कैरिड आउट, तो उसको ट्रेस करने के लिए इन मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के अलावा और क्या पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं इन तरीके की एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए, इस वे में भी आप बना सकते हो कि यूएस शुड नॉट इंक्लूड द प्राइवेसी, रादर शुड मेक सम अदर ऑल्टरनेटिव्स to decide and trace the terror links. ओके, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते. कांग्रेस flays proposal to revive mining operations in Sariska Tiger Reserve. The Congress on Sunday attacked the centre and Rajasthan government over the reported plan to redraw the boundaries of Sariska Tiger Reserve for reactivation of over 50 mining operations, saying the move would be ecologically devastating. इकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस क्या पड़ेंगे वो आपको मालूम होना चाहिए. और सरिस्का टाइगर रिज़र्व राजस्थान में कहाँ है, इसके फिजियोग्राफिक फीचर्स क्या हैं, इसके आसपास से कौन सी रिवर्स पास होती हैं, लेक्स कौन सी फाउंड की जाती हैं, ठीक है, एरियाज़ क्या क्या कवर होते हैं, और क्या इस रिज़र्व में 2-3 और रिज़र्व्स या नेशनल पार्क्स का आते हैं, तो वो भी अगर आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए. अगर कोई हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, लाइक अरावलीज़ और समथिंग लाइक दैट, तो आप उस तरीके से मार्क कर लीजिए कि इट इज़ फाउंड अराउंड अरावलीज़ और आसपास के माउंटेन सिस्टम्स को आप मार्क कर लीजिए मैप पे, या आप नोट्स में मैप बनाकर आप कर सकते हो. So next is at ISS, Shukla takes up experiment on skeletal muscle degradation in space. So group captain Shubhangshu Shukla, who is abroad in International Space Station, has commenced research activities at Orbitary Laboratory. According to Axiom Space, the crew members are fully immersed in their mission, having transitioned smoothly from arrival protocols to hands-on research. So Axiom Space said Shuk's, that is Group Captain Shukla's mission call sign, spend time in life science groups. Glove Box, that is the LSG, is working on the myogenesis experiment. The study aims, aim क्या study का, to uncover the biological pathways behind skeletal muscles degradation in space, a major challenge for astronauts. By identifying these mechanisms, researchers hope to develop targeted therapies that could not only protect space travel but also aid people suffering from muscle degenerative diseases on Earth. ये एम है स्टडी का, ठीक है. So the ISRO has said that experience
gained through the seven experiments is expected to nurture the microgravity research ecosystems in India, resulting in the induction of advanced microgravity experiments in various disciplines in Indian space program. उसके अलावा इंडिया से इसरो और नासा यूएस से they will participate in 5 joint science and investigations and 2 in orbit STEM, that is science, technology, engineering and mathematics demonstrations. So next topic is, why did Axiom 4 need 28 hours to reach the ISS? ठीक है, why did Axiom Space and NASA specifically use SpaceX Dragon Crew capsule for this mission? On June 25, Axiom 4 mission was launched with 4 astronauts, including India's group captain Subhanshu Shukla, aboard SpaceX Dragon Crew capsule atop a Falcon 9 rocket from NASA's Florida Spaceport. So destination था International Space Station, that was 400 kilometers above the Earth. Docking planned in 28 hours post liftoff. क्यों 28 घंटे लगे? ठीक है, capsule and ISS move like race cars on separate lanes of the same orbital track, not liking driving straight up to a spot. मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाके वहाँ पर लैंड कर जाएगा, डॉकिंग हो जाएगी, ठीक है. दे रेस लाइक अ कार, ठीक है, ऑन सेपरेट लेन्स. सो दिस रिक्वायर्स मैचिंग ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है. फॉर इट टू लैंड इट रिक्वायर्स मैचिंग ऑफ एल्टीट्यूड एंड वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर क्या है? that is speed and direction, ठीक है. velocity vector, speed and direction. So going straight up would leave the Dragon with 0 sideways speeding, causing it to fall back like a ball thrown up, ठीक है, यानी वो रिपल कर जाएगा. सो Falcon 9 लॉन्च प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो ड्रैगन was inserted into low slightly elliptical parking orbit that was around of 200 km altitude. Speed थी around 27,000 km per hour to avoid spiraling back to the earth. Okay. So Dragon executed small thruster burns, phasing burns जिन्हें कहते हैं, to gradually raise orbit's apogee, that is the highest point. The point of its elliptical orbit farthest from the Earth. And also adjust trajectory to insert or intersect ISS position. Each burn timed so that after several orbits, Dragon reaches the ISS precise location like merging into a highway exit. So what were the preparations before docking? A pre-docking profile designed to last 28 hours or about 18 orbits.
aimed for correct side of ISS, a time when ISS crew was awake. इन दो चीज़ों का ध्यान दिया गया था कि सबसे पहला तो करेक्ट साइड ऑफ ISS पे लैंड हो, ये डॉकिंग हो, एंड उसके अलावा उस समय पे किया जाए जब ISS का क्रू जो है वो अवेकेंड हो. ठीक है. सो इसका UPSC के केस में क्या रिलेवेंस है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसमें डॉकिंग कैसे की जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है. उसमें डॉकिंग कैसे की जाती है ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ये हो सकता है प्रीलिम्स में पूछा जाएगा. ठीक है. मेंस में तो नहीं, लेकिन प्रीलिम्स में ही पूछ सकते हैं. उसके अलावा आप नोट्स इस तरीके से बना सकते हो फॉर ऐसे पर्सपेक्टिव की व्हाट आर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिसाइज ऑर्बिटल डायनेमिक्स, प्राइवेट सेक्टर रोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन. इस तरीके से आप बना सकते हो. सैटेलाइट नेविगेशन हो गया, ऑर्बिटल मैकेनिक्स हो गया, इन सब पे थोड़ा नोट्स बना लेना, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा. ठीक है. कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा. So next topic is generating tax efficiency in debt oriented funds. So post April 2023, investment in debt mutual funds taxed as short term capital gains STCGs at marginal slab rates around 30% plus surcharge plus cess. So earlier long term capital gains LTCG tax with indexation made debt MFs more tax efficient. फंड ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें तो पोस्ट जुलाई 2014 बजट taxed at 12.5% plus surcharge and cess if held more than 3 years. So FIFs can be equity oriented, debt oriented and hybrid. Have higher expense ratios than direct funds. आर्बिट्रेज फंड्स की अगर हम बात करें तो नो डायरेक्शनल इक्विटी रिस्क रहता है इसमें. उसके अलावा गेन्स फ्रॉम स्प्रेड बिटवीन कैश एंड फ्यूचर प्राइसेस टैक्स्ड एज इक्विटी फंड्स इफ मोर देन 65% इन इक्विटीज़, जिसमें LTCG जो है डैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, LTCG जो है दैट वुड बी एट ओवर 10% over 1 lakh after 1 year. Lower risk profile versus pure equity. Gold and silver ETFs are taxed at around 12.5% plus surcharge and cess. 1 year holding period में ETFs are exchange traded funds. टैक्स एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम बात करें तो चूजिंग सूटेबल फंड्स हेल्प्स इन लोअर टैक्स आउटगो, अचीव
फाइनेंशियल गोल्स, एफिशिएंसी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स इन हायर टैक्स ब्रैकेट्स। अच्छा, प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स पे नोट्स आपको बनाने हैं। LTCG वर्सेस STCG, दैट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, इन पे आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। उसके बाद फंड ऑफ फंड्स के बारे में आपको नोट्स बनाने होंगे, और उसके अलावा कंसेप्चुअल नोट्स आपको ऐसे बनाने होंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। किस तरीके से राइट चॉइसेस के थ्रू हम टैक्स को मतलब लोअर टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। Concepts like capital gains tax, mutual funds and ETFs investments are also important. ये बेसिकली प्रीलिम्स बेस्ड है, ठीक है, ध्यान से देख लो इसे, ये प्रीलिम्स बेस्ड है। और इसमें मान लीजिए यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि गोल्ड एंड सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड्स जो होते हैं यानी ETFs जो हैं वो कितने % पर चार्जेबल होते हैं, 12.5% पर चार्जेबल होते हैं। क्या उनके साथ सरचार्ज लगता है, एनसेस लगता है? तो हाँ लगता है, ठीक है। मान लीजिए ये स्टेटमेंट दे दिया और आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कहोगे कि क्या पता ना लगता हो, ठीक है, बटन इफ़ की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये जो कंसेप्चुअल बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स उठाए जाते हैं वो इन्हीं जगहों से उठाए जाते हैं, ठीक है, इन जगहों से ही उठाए जाते हैं। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज Israel orders Palestinians to evacuate parts of North Gaza. Trump reiterates call for truce, saying make a deal in Gaza. Get the hostages back. Military to warn Netanyahu that expanding fighting to new areas in Strip may endanger remaining hostages. तो ये एक इंटरनेशनल मामला है, बट ये इसमें जो इसराइल का जो कंडक्ट रहा है आप उस पर डिस्कस कर सकते हो। आई विल नॉट गो इनटू द कंटेंट वॉट एवर इज़ रिटन, ठीक है। लेकिन जो यूएस का क्या रोल रहा है इसमें, इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके एस्पेक्ट में आप लिख सकते हो। फिर टेररिज्म एड्रेस करने में क्या इसराइल ने स्टेप्स लिए हैं, गाज़ा में जो प्रॉब्लम्स इशू चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और उस पर इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इंडिया को कैसे, अगर जो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ PM Carney has a pragmatic approach, wants reset in India ties, says ex-envoy. So Canadian PM Mark Carney is seen as a pragmatic and positive towards India, differing from predecessor Justin Trudeau, says Stuart Beck, ex-Canadian envoy to India. Beck highlights the ups and downs in India-Canada ties since 1970s, citing issues like India's nuclear test, and Air India bombing. Current tensions relate to killing of Hardeep Singh Nijjar, a Khalistan separatist in Canada, which Trudeau blamed India for. मतलब जिसकी मौत के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया में ब्लेम किया कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ये काम किया है। So Beck notes Carney seeks to reset ties as shown by his G7 meeting with PM Modi, signaling willingness for better engagement. While the Niger case may still cause friction, Beck stresses mutual trust and dialogue are key. So he adds Canada's pension funds, AI, biotech and climate technologies offer scope for cooperation with India. He warns against glorifying violence like to political figures like Gandhi's assassination, emphasizing the need for pragmatic relations over rhetoric or unresolved grievances. अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि कनाडा के साथ जो टाइज़ हैं वो उसे
कैसे इंडिया को इम्प्रूव करना चाहिए, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। अब आपको इस पे पहले तो आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर राइटिंग में आप सबसे पहले हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड दोगे, एक जस्ट दोगे कि ये 1970s से जो है वो इशू चलता आ रहा है, और अभी रिसेंट में करंट भी ऐसा फ्रिक्शन क्रिएट हुआ था ड्यू टू द निज्जर्स केस। उसको गोली जो मारा गया था, उसमें जो केस हुआ था निज्जर का, डेथ हुई थी, उसके केस में भी फ्रिक्शन हुआ था। और उसके अलावा भी कनाडा ने इंडिया के कई ऐसे स्टैंड्स पे, मतलब इंडिया के विरुद्ध रहा है वो। तो किस तरीके से आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है, तो सबसे पहले आप ये जस्ट दोगे कि ओके दिस वाज द स्टोरी, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है इसका इंडिया पे, कि ट्रेड पॉलिसीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, टैक्स पे पड़ रहा है, एक्सपोर्ट्स पे पड़ रहा है, इम्पोर्ट्स पे पड़ रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन है उस पर पड़ रहा है। फिर आप ये कर सकते हो कि कनाडा के साथ इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रेड बैलेंस करने की, डिप्लोमेटिक बैलेंस करने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी है ऐसा करना। तो इस तरीके से आप अगर नोट्स बनाओगे और फिर वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे कि क्या किस तरीके से आपको सिचुएशंस डील करनी चाहिए, इस तरीके का सिचुएशंस होती है तो किस तरीके से डिप्लोमेटिकली आपको डील करनी चाहिए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel and share your valuable feedback. And yes, please जिनको mentorship चाहिए वो मुझे या तो Gmail ID पे कांटेक्ट करें या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो करके कांटेक्ट करें, वहाँ पर मैं पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी।